नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। कक्षा 6ठी में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 7वीं में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 8वीं में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी ये हम 16वीं शताब्दी के आसपास से हमने इतिहास के उस कालखंड का अध्ययन शुरू किया है इस पाठ्य पुस्तक में। और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं भारत में स्वतंत्रता युद्ध के अंतिम चरण तक। तो इस पाठ में हमारा मुख्य मुद्दा है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद सेना और भूमिगत आंदोलन। हम यहाँ पर स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ जो हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं इसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान हैं, स्त्रियां हैं, पंडित हैं, मौला हैं, सभी धर्म, संप्रदाय, उम्र, लिंग, सभी भेदभाव को छोड़कर सभी लोग इसमें एक ही जोश के साथ आगे बढ़े थे अपने देश को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए। और इसीलिए 1947 में हमने आज़ादी हासिल की। लेकिन वो आज़ादी हमें कैसे मिली, उसके अंतिम चरण में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ हम देखेंगे 1934 के बाद 1942, 1943 तक भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। आज़ाद हिंद सेना, भारत की स्वतंत्रता का हम उल्लेख करें और आज़ाद हिंद सेना का नाम आए तो उसके साथ एक चेहरा अपने आप हमारी आंखों के सामने आ जाता है, और वह चेहरा है प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और उसके साथ साथ एक नारा हमारे कानों में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सभा के एक महत्वपूर्ण नेता थे। बाद में इन्होंने जनता के सामने अपने विचार रखने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रखर विचारक थे, प्रखर क्रांतिकारी थे। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और इंग्लैंड ने यह घोषणा की कि भारत जो है वो उस युद्ध में इंग्लैंड के लिए शामिल होगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और हमें अंग्रेजों के शत्रुओं से सहयोग प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है, सभी देश जो है युद्ध में उलझे हुए हैं। तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, ये एक नीति है। और इस नीति पर चलते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों के जो शत्रु हैं उनसे सपोर्ट लेना चाहिए। लेकिन इस विषय में राष्ट्रीय कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सुभाष चंद्र जी का मतभेद हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस के कई प्रमुख नेता, जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम भी प्रमुख रूप से आता है, इन लोगों का सुभाष चंद्र जी से विरोध हुआ, उनके विचारों से उनका मतभेद था। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी बहुमत से अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब इस पार्टी में, इस दल में मेरी बात ही नहीं समझी जा रही है, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो ऐसी पार्टी का अध्यक्ष रहना मुझे स्वीकार नहीं है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन वो शांत नहीं बैठे, उन्होंने अपने विचार लोगों के सामने लाने के लिए एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक दल। सुभाष चंद्र बोस जो थे बहुत ही प्रखर थे, बहुत ही प्रेरणादायक उनकी स्पीच हुआ करती थी, स्फूर्तिदायक उनके भाषण हुआ करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने भाषणों द्वारा
अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान भारतीयों से किया और वो जगह जगह ऐसे अपने स्फूर्तिदायक भाषण देने लगे। अब जनता उनके साथ चलने लगी। अंग्रेज सरकार घबरा गई। उन्हें लगा कि यदि सुभाष चंद्र बोस जी इसी तरह जन जागरण करते रहे तो हमें तो बहुत जल्दी अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटना पड़ेगा भारत से। और अंग्रेज सरकार डर गई और परिणाम स्वरूप सरकार ने सुभाष चंद्र बोस जी को बंदी बना लिया। और जब उन सरकार ने उन्हें बंदी बनाया तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ भी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मुझे बाहर बंद कर लो ना, लेकिन मैं तो जेल में रहूंगा तो भी अपनी आवाज उठाऊंगा, मैं कहीं भी शांत नहीं रहूंगा। और इसलिए अपने बात को रखने के लिए अंग्रेज सरकार के विरोध में सुभाष चंद्र बोस जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसलिए सरकार घबरा गई कि जेल में कहीं इनकी मृत्यु वगैरह हो गई, कुछ नुकसान हो गया तो ये तो और मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए सरकार ने उनको जेल से हटा दिया और उनको उनके घर में रखा, लेकिन नजरबंद रखा। नजरबंद रखा मतलब उनके घर के चारों तरफ पहरा रखा और वो कहीं आ जा नहीं सकते, कोई बाहरी व्यक्ति उनसे मिलने नहीं आ सकता। ऐसी विकट स्थिति में, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी सुभाष चंद्र बोस जी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कुछ गुप्त योजना बनाई अपने साथियों के सहयोग से और अपने घर से, जहां पर उन्हें नजरबंद रखा गया था, वहां से वे भेष बदल कर निकल गए। सुनने में हमें लगता है कोई फिल्मी कहानी जैसा लगता है, हम लोग फिल्मों में इस तरह से देखते हैं, लेकिन बच्चों हमारे क्रांतिकारियों ने ये जीवन जिया और उन्होंने ये जीवन जिया इसलिए ऐसी अनेक फिल्में बनी बाद में। तो सुभाष चंद्र बोस जी वहां से भेष बदल कर निकल गए और 1941 ईस्वी के अप्रैल में वे जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने वहां के तत्कालीन जो शासक थे, तानाशाह थे, विश्व प्रसिद्ध हिटलर, एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। एडोल्फ हिटलर जो था वह इंग्लैंड का विरोधी था। जो इंग्लैंड का विरोधी मतलब वो हमारा दोस्त, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अंग्रेज हमारे दुश्मन, अंग्रेजों का दुश्मन हिटलर, तो हिटलर हमारा दोस्त हो सकता है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था। वे जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत को सहयोग देने की बात भी कही, लेकिन वहाँ इन दोनों लीडर्स में कुछ मतभेद रहे। एडोल्फ हिटलर उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने वहाँ भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जर्मनी के रेडियो बर्लिन से भारतीय जनता की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आह्वान किया, एक भाषण दिया, जोशीला भाषण दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता को सशस्त्र युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए। अब ये समय आ गया है कि अहिंसा का समय अब नहीं है। अब अंग्रेज सरकार से यदि हमें लड़ना है तो हमें युद्ध करना पड़ेगा और ये युद्ध सशस्त्र होगा, हथियारों के साथ युद्ध होगा। अंग्रेज सरकार दंग रह गई कि वो तो ढूंढ रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए, वेश बदल के निकले हैं वो यहाँ से, वो गए कहाँ, और अंग्रेज सरकार उनको ढूंढ नहीं पा रही थी। और इतने में उनका भाषण आ गया जर्मनी से। अंग्रेज सरकार हक्की बक्की रह गई कि वो इतने कड़े पहरे में रहने के बावजूद, इतनी उन पर कड़ी नजर रखी थी, लेकिन वो भारत से जर्मनी कैसे पहुंच गए। आजाद हिंद सेना की स्थापना। अब जब वहां से हिटलर से उनको सहायता मिलने का आश्वासन खत्म हो गया तो उन्होंने जापान की तरफ कूच किया। क्यों जापान की तरफ वो चले? क्योंकि जापान में उस समय रास बिहारी बोस जी थे और रास बिहारी बोस जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को जापान आने का निमंत्रण दिया। रास बिहारी बोस जी 1915 ईस्वी से ही जापान में रह रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्रेमी भारतीयों को संगठित कर रास बिहारी बोस जी ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संगठन स्थापित किया था। ये लोग भले विदेशों में रह रहे थे, लेकिन इनका भारत के प्रति प्रेम कहीं भी छुपा हुआ नहीं था। ये जहां भी थे वहां इन्होंने भारतीयों को संगठित किया था। इस मानचित्र में हम देख रहे हैं, यहाँ मंगोलिया है, ये चीन है, यहाँ भारत है, ये बर्मा जिसे आज हम म्यांमार के रूप में जानते हैं, ये है हमारा जापान। और इस जापान ने 1942 के पूर्वार्ध में
दक्षिण पूर्व एशिया के उन प्रदेशों को जीत लिया जो प्रदेश ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और जब उन देशों को जीता तो वहां ब्रिटिश सरकार की सेना थी। तो ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी उसमें हजारों भारतीय लोग भी शामिल थे, और वो भारतीय सैनिक और भारतीय जो अधिकारी थे, सैनिकों के अधिकारी थे, वो जापान के कब्जे में आ गए। अब जितने भी हम ये छोटे छोटे प्रदेश देख रहे हैं, चाहे वो मंचूरिया का हिस्सा हो, कोरिया का हिस्सा हो, या अन्य ये छोटे, तो यहाँ तक इन सब क्षेत्रों को जापान ने जीत लिया और जापान ने अपने साम्राज्य को यहाँ तक बढ़ाया। और यहाँ पर जितने भी अंग्रेजों की सेना मिली, उस सेना में भारतीय अधिकारी, भारतीय सैनिक उनके कब्जे में आ गए। पंडित रास बिहारी बोस जी ने इसका फायदा उठाया। ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और यहाँ हम देख रहे हैं पंडित रास बिहारी बोस जी को। युद्ध में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों की एक पलटन और रास बिहारी बोस जी ने तैयार की, और उसका नेतृत्व किया कैप्टन मोहन सिंह ने। यानी जो सैनिक मिले वो भले वो अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, उनकी नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी करना उनकी मजबूरी थी, रोजी रोटी के लिए इंसान को नौकरी करनी पड़ती है। तो वो सैनिक भी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके देश में भी उनके मन में भी अपने देश के प्रति एक प्रेम था। उस भावना को समझते हुए रास बिहारी बोस जी ने उन सभी सैनिकों की एक पलटन बनाई, और उसका लीडर बनाया उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह जी को, और उस पलटन को नाम दिया आजाद हिंद सेना। आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का नेतृत्व किया। तो बच्चों ये ध्यान में रखो, आजाद हिंद सेना की स्थापना की थी रास बिहारी बोस जी ने, और उस सेना का नेतृत्व बाद में किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1943 ईस्वी अक्टूबर महीने में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। आजाद हिंद सेना पहले से बनी हुई थी। नेताजी जब जर्मनी से जापान पहुंचे तो उन्होंने उस सेना का मुआयना किया, और उनको लगा कि अब इन भारतीयों की ताकत का, इन भारतीयों के राष्ट्र प्रेम का हमें लाभ मिलना चाहिए, और उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उसमें उनकी सरकार में शाहनवाज खां, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, ये उनके प्रमुख सहयोगी थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी महिला पलटन की प्रमुख थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि हमारे देश की महिलाएं, भारतीय महिलाएं स्वभाव से जीवट होती हैं, निडर होती हैं, निर्भीक होती हैं, और एक बार कुछ करने की ठान लेती हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो उन्होंने जो महिलाएं थी वहां की, उन महिलाओं को भी संगठित किया, और उनकी भी एक पलटन बनी। उस पलटन का नाम रखा गया झांसी की रानी पलटन, और उस झांसी की रानी पलटन की जो कैप्टन थी वो थी लक्ष्मी स्वामीनाथन जी, जिन्हें हम कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जी के रूप में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनता से आह्वान किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मतलब मुझे तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है, तुम्हारे बलिदान की ज़रूरत है। स्वयं तो अपने बलिदान के लिए वो खड़े थे, लेकिन अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? नहीं कर सकता। अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसे टीम चाहिए। जब तक हम टीम में मिलकर काम नहीं करते, हमें बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो सुभाष चंद्र जी का लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य था भारत की आज़ादी, तो उसके लिए भारत के जन जन की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, यानी तुम्हारे बलिदान की भावना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मन से ये डर निकल गया कि मैं मर जाऊंगा, उस दिन तुम जीत गए। और उन्होंने यह जोशीला आह्वान किया, और भारत की जनता उनके सहयोग के लिए तत्पर हो गई। और ये आज़ाद हिंद सरकार और जो सैनिक उनको मिले थे वहाँ जापान में, वो सभी सैनिक एकदम तन मन से जुट गए सुभाष चंद्र बोस जी के लिए, अपने देश के लिए। आज़ाद हिंद सेना का पराक्रम। आज़ाद हिंद सेना का नेतृत्व ही कर रहे थे पराक्रमी, निर्भीक, शूरवीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। तो उनके नेतृत्व में तो सेना को पराक्रम करना ही था। यह है हमारा बिफोर 1947 का मानचित्र। इसमें हम यहाँ एक देश देख रहे हैं, ये बर्मा,
जिसे आजकल हम म्यांमार कहते हैं, पहले ये भी अखंड भारतवर्ष का हिस्सा था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक छोटा सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर ये द्वीप समूह है। आजाद हिंद सेना जापान से यहाँ तक पहुंची और यहाँ के 2 द्वीप उन्होंने जीत लिए। नवंबर 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप जीतकर वे आज़ाद हिंद सरकार को सौंप दिए। आज़ाद हिंद सरकार को ये 2 द्वीप मिले और नेताजी ने उनका नामकरण किया शहीद द्वीप और दूसरे द्वीप का नाम दिया स्वराज द्वीप। ये हम देख रहे हैं, शहीद द्वीप अंडमान में है और निकोबार में है स्वराज द्वीप। तो शहीद और स्वराज्य 2 द्वीप जिसका नामकरण किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। यह हम देख रहे हैं मानचित्र जिसमें ये जापान है और ये बर्मा, और बर्मा से लगी हुई ये भारत की पूर्वी सीमा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूर्वी सीमा है ये बर्मा से अपनी सीमा साझा करती है। आज़ाद हिंद सेना के सिपाही जापान से चलते हुए वो यहाँ तक पहुँचे थे, बर्मा तक। अब यदि हम बर्मा पे फोकस करें तो हम देखते हैं बर्मा के अराकान जो प्रांत था उसको आज़ाद हिंद सेना ने जीत लिया था। 1944 ईस्वी में म्यांमार का अराकान प्रदेश, आज का म्यांमार है, उस समय इसे बर्मा कहा जाता था, ये ध्यान में रखो। तो बर्मा का अराकान प्रदेश उन्होंने अपने नियंत्रण में कर लिया। किसने? आज़ाद हिंद सेना ने। और असम के पूर्वी सीमा की चौकियां जीत ली। अब ये भारत की पूर्वी सीमा है, तो यहाँ पर इम्फाल, यहीं इम्फाल पड़ता है, मणिपुर, यहाँ ऊपर आसाम। तो यहाँ के ये जो सीमा की चौकियां थी ये भी आज़ाद हिंद सेना ने जीत ली थी। इसी समय एक दुखद घटना हो गई कि अंग्रेज या आज़ाद हिंद सेना जो है यह अराकान जीत चुकी थी, उसे अब इम्फाल को फतेह करना था, इम्फाल तक पहुंचना था आज़ाद हिंद सेना को। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो उसको सपोर्ट मिल रहा था जापान से, तो वो सपोर्ट अचानक रुक गया। वो सपोर्ट, सहायता जो थी वो बंद हो गई। जापान से जो सहायता आज़ाद हिंद सेना को मिल रही थी वो अचानक बंद हो गई। और इससे क्या हुआ, सेना को सपोर्ट खत्म हो गया, पैसा मिलना बंद हो गया, अस्त्र शस्त्र मिलने बंद हो गए। तो इम्फाल को जीतने का जो अभियान था वो अधूरा रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि विश्व युद्ध की स्थिति थी और विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान आमने सामने लड़ रहे थे उस समय, और कुछ मोर्चों पर जापान को पराजय झेलनी पड़ी थी। और उसी वजह से उसका परिणाम इस युद्ध पर भी हुआ और आज़ाद हिंद सेना को जो सहायता जापान से मिल रही थी वो अचानक रुक गई। लेकिन इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी आज़ाद हिंद सेना के सैनिक पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी जीवटता के साथ लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य कि इस अवधि में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। हम जानते हैं 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंके थे, एटम बम फेंके थे। जापान तहस नहस हो गया था और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और उसी के बाद 9 अगस्त को ये दुर्घटना हुई और 18 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी, ये 2 स्थान है जापान के, यहाँ पर एटम बम गिराए गए थे। और 9 अगस्त के ठीक 9 दिन बाद यानी 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। अब इससे क्या हो गया, एक तो सुभाष चंद्र बोस जी का निधन हो गया, जापान की कमर टूट गई और आज़ाद हिंद सेना भी जो है वो बिखर गई। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद सेना के पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन अधिकारियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया।
उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू जैसे बड़े बड़े विद्वान और बुद्धिमान वकीलों ने उनके बचाव का कार्य किया, परंतु सैनिकी न्यायालय ने उन अधिकारियों को दोषी ठहराकर उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया। ब्रिटिश शासन था, उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं, ये तो आज़ाद हिंद सेना है, ये सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में काम कर रही थी और हमारे विरोध में थी, तो जो हमारे विरोध में है वो हमारे लिए राष्ट्रद्रोही है। हालांकि बहुत से लोगों ने उनके सफाई के लिए बचाव का काम किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आज़ाद हिंद सेना के पदाधिकारियों को आजीवन कारावास का दंड सुनाया। लेकिन इससे क्या हुआ, भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रखर असंतोष उत्पन्न हुआ। बहुत ज़्यादा जनता में असंतोष था। वो असंतोष जाहिर हुआ, लोगों को मालूम पड़ा, अंग्रेज सरकार घबरा गई और अंग्रेज सरकार ने सैनिकी न्यायालय द्वारा दी गई सजाएं जो है वो रद्द की, वो उनको बदलनी पड़ी सजाएं। और इसी समय भारतीय नौसेना और वायुसेना ने भी विद्रोह कर दिया। उनको प्रेरणा मिली आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों से। उनको लगा कि ये इतनी दूर देश में रहकर, जापान जैसे देश में रहकर भी ये सैनिक जब हमारे अपने देश भारत के लिए लड़ सकते हैं, अपना खून बहाने को तैयार हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम तो अपने देश में हैं। तो भारतीय सेना के दो विभाग, नौसेना यानी नेवी, इंडियन नेवी, और वायुसेना यानी एयरफोर्स, ये दोनों जो शाखाएं थी, इसके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। उनमें भी असंतोष का निर्माण हुआ और उस समय के पेपर में ये खबर छपी है, फरवरी 1946 का पेपर है, उसमें ये खबर छपी है कि इंडियन सेलर्स इन रिवोल्ट, 6 आवर्स बैटल विद ब्रिटिश ट्रूप्स, यानी ये हेडलाइन थी। और यहाँ ये फोटो आप देख रहे हो यहाँ पर। तो ये जो असंतोष था, ये विद्रोह था, पूरे देश में फैलने लगा था। और जब सेना में भी विद्रोह फैल जाता है तो किसी देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती। ब्रिटिश सरकार भी थोड़ी सी घबराने लगी। आज़ाद हिंद सेना से प्रेरणा पाकर नौसैनिकों और वायु सैनिकों में असंतोष का निर्माण हुआ और इसका विस्फोट 18 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में ब्रिटिश युद्धपोत तलवार पर दिखाई दिया। ब्रिटिश नेवी का बहुत बड़ा जहाज था, उसका नाम था तलवार। उस तलवार जहाज पर जितने भी सैनिक वहाँ पे उस समय ड्यूटी पे थे, उन सैनिकों ने, नौसैनिकों ने क्या किया, वहाँ पर अंग्रेजों के यूनियन जैक को उतारकर, यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा था, उसे उतारकर उन्होंने भारतीय तिरंगा वहाँ लहरा दिया और अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध नारे लगाए। ब्रिटिश सरकार ने सेना भेजकर नौसैनिकों पर गोलियां चलवाई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को तो वही आदत थी कि जो भी विद्रोह करे उस पर गोली चलाओ, उसे मार दो। लेकिन यहाँ पर विद्रोही डरे नहीं, क्योंकि विद्रोही सैनिक थे, वो गोली बारूद से नहीं डरते थे। उन्होंने भी जवाब में गोलियां चलाई और मुंबई के श्रमिकों और आम लोगों ने नौसैनिकों को समर्थन दिया और सेना को मुंबई के कामगार समूह का, श्रमिकों का और आम जनता का पूरा सहयोग मिल गया। उस पेपर में जो फ्रंट पेज पे फोटो हम देख रहे हैं, तो ये फोटो है ये कि भारत के श्रमिक, मुंबई के जो श्रमिक थे और आम जनता जो थी, इन्होंने सहयोग दिया नौसैनिकों को। ये मुंबई वीटी का दृश्य है। आज का जो वीटी का क्षेत्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन हम सब जानते हैं, उसके बाहर निकलते हैं तो ये उसी वहाँ का ही एरिया है। और वहाँ मुंबई के श्रमिकों और आम लोगों ने बड़ा जुलूस निकाला और इन नौसैनिकों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। मुंबई में हुए नौसैनिकों के विद्रोह को समर्थन देने के लिए दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ आदि स्थानों पर वायुसेना के अधिकारियों ने भी हड़ताल की। ये सब जो जगहें थी, दिल्ली में, लाहौर, कराची, अंबाला, ये सब मेरठ, यहाँ पर जो वायुसेना की चौकियाँ थीं, यहाँ पर जो वायुसेना के अधिकारी थे, उन्होंने भी हड़ताल कर दी। और यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष की भावना का पराकाष्ठा तक पहुंचने का सूचक था।
मैंने कहा ना, जब सेना विद्रोह कर देती है तो बड़े से बड़ा प्रशासन, बड़े से बड़ी सरकार डगमगा जाती है। और जब नौसैनिकों ने विद्रोह किया और उसके विद्रोह में वायु सैनिकों ने यानी एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी विद्रोह कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार अंदर तक हिल गई। और यह विद्रोह दर्शाता है कि भारतीयों का विरोध, भारतीयों का असंतोष ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कितना ऊपर तक पहुंच गया था। यानी ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका विरोध इस कदर तक पहुंच गया था कि आम जनता के साथ साथ सेना ने भी बिगुल बजा दिया। यानी असंतोष की भावना की पराकाष्ठा हो गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1942 ईस्वी से 1946 ईस्वी की अवधि में भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव चरमरा गई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा भारतीय जनता का ब्रिटिशों के प्रति प्रखर विरोध अभिव्यक्त हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना अंग्रेजी सत्ता के आधार स्तंभ थे, लेकिन इन्होंने भी अंत में विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि हम अपनी सत्ता भारत में बहुत लंबे समय तक नहीं बनाए रख पाएंगे। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।